Hello everyone, welcome to MedLife with Dr. Tamanna. So today my topic is epilepsy. So today I am going to tell you about मतलब जनरल एपिलेप्सी होता क्या है। इसके नाम में आप देख रहे हैं एपिलेप्सी, यानी कि इसके नाम से आप याद कर सकते हैं एपिसोड्स ऑफ लैप्सेस, यानी कि बेहोश होने या झटके लगने के एक रिकरेंट एपिसोड्स जो होते हैं। इसको हम लेमैन्स लैंग्वेज में कहें जो कि बहुत जगह यूज़ की जाती है, हिंदी में इसको बोलते हैं मृगनी के दौरे पड़ना। तो एपिलेप्सी क्या है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा जो ब्रेन डिसफंक्शनिंग होता है, हमारे जो न्यूरोजेनिक रिसेप्टर्स हैं उसमें दिक्कत आती है, ACH में दिक्कत आती है, एसिटाइल कोलाइन की रिलीज़ में, जिससे कि हमें ये सारे सीजर्स आते हैं। और सीजर्स जो हमारा होता है दैट गिव राइज टू एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी इज टर्म्ड एज अनप्रोवोक्ड सीजर्स, जिससे कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 0.5 से 2% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अफेक्टेड है। तो एपिलेप्सी में होता क्या है, हम दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, एपिलेप्सी और सीजर्स एक ही नहीं। सीजर्स राइज देता है एपिलेप्सी को। सीजर्स यानी कि अगर आपका हाथ ऐसे काँप रहा है लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए काँपा और फिर बंद हो गया, दैट इज़ अ सीजर। पर अगर ये रिकरेंटली काँपता जा रहा है, काँपता जा रहा है, काँपता जा रहा है और वो एपिसोड बढ़ते गए, तो उस फेज़ को हम कह देंगे सीजर ने एपिलेप्सी को राइज दिया है, मतलब दैट इज़ गिविंग राइज टू एपिलेप्सी। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सीजर होना यानी कि मतलब कि ब्रेन में हल्का सा न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होने के चलते हमारे थोड़े से ट्रेमर्स आना या पैर में झटके लगना, इस तरह का हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। और वो अगर कंटिन्यूएशन में हो गया तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो सीजर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड हैं। एक हो गया हमारा सिंपल पार्शियल सीजर और एक हमारा हो गया तो पार्शियल सीजर जो होगा हमारा, सिंपल पार्शियल सीजर जो होगा वो हमारे मोटर सेंसरी सारे रिसेप्टर्स को अफेक्ट करेगा और वो हमें क्या करेगा, हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ को हैम्पर करेगा। इसमें एक आता है हमारा जिसको हम कहते हैं टोट्स पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, पैरों में कुछ देर के लिए झंझनाहट या फिर उसमें थोड़ा देर के लिए सेंसेशन बंद हो जाना या पैरों का टेढ़ा हो जाना, उसको हम कहते हैं टोट्स पैरालिसिस, जो कि फोकल सीजर्स के पार्शियल सीजर के पार्ट में आता है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल सीजर। फिर हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स सीजर्स। उसमें क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सीजर में आप टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाएंगे और उसमें आपको पूरे आप एकदम अवेयरनेस नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। दैट इज़ अ टोटली काइंड ऑफ अ एपिलेप्सी। ठीक है। अब तीसरा हमारा आ गया जनरलाइज्ड क्रोनिक सीजर। इसमें आपका क्या होगा कि तीसरे की बात करें तो हमारा आता है जनरलाइज पार्शियल सीजर। इसमें क्या होगा कि आपको जनरलाइज पार्शियल सीजर, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें हमारा जो डेंटल इंजरी है इसके होने के काफ़ी चांसेस है। और मैक्सिलोफेशियल आप देख सकते हैं, जैसे पेशेंट है इतना अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया है कि इसमें इसके सर पे चोट लग गई। ये कंडीशन हमारी होती है, जैसे कि हमें पहले क्या होगा, हमारे मसल फ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद हमारे क्या होंगे, हम रोने लगेंगे अचानक से, 10 से 30 सेकेंड के बीच में हम अनकॉन्शियस फेज में चले जाएंगे, जो कि हमारा क्या होगा 1 से 5 मिनट्स के बीच रहेगा। और इस फेज़ में क्या होता है, इंसान के एकदम सारे रिसेप्टर्स काम करने बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टोनिक एंड क्लोनिक फेज़। इस टाइप के सीजर को हम कहते हैं ग्रैंड मैल या टोनिक क्लोनिक सीजर। अब इसका जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो आता है हमारा पोस्ट इक्टल फेज़। इसमें क्या होगा, ये हमारा रिकवरी फेज़ भी कहलाता है। इसमें क्या होगा, हेडेक होगी, कन्फ्यूजन होगा और लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यानी कि आंखें आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स यानी कि आई का कोई भी रिफ्लेक्स काम करना बंद कर देगा। तो इसमें पेशेंट क्या होगा, फुली अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा, लेकिन इसी स्टेज से हमारा पेशेंट क्या होगा, रिकवर होगा। तो इस पूरे सीजर को जो ये होता है इसको हम कहते हैं ग्रैंड मैल या टोनिक क्लोनिक सीजर। इन केसेस में पेशेंट क्या कर सकता है, वायलेंट बिहेवियर कर सकता है, क्योंकि वो अपने होशो आवास में नहीं रहता है। तो बाइटिंग ऑफ द टंग एटसेट्रा, जो भी एपिलेप्टिक एपिसोड्स के दौरान हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे अनकंट्रोल्ड होती हैं, वो सारी हो सकती है। अब ये तो हमने पढ़ा कि एपिलेप्सी होती क्या है और कितने तरह की होती है,
पर इसके एक एज लिमिट होती है। अगर ये 0 से 2 साल के बच्चे के बीच हो रही है तो मतलब कि कोई कंजेनाइटल यानी कि कोई बर्थ से इंजरी है, ठीक है। अगर 2 से 12 साल के बच्चे के बीच में हो रही है यानी कि या तो कोई सर पे चोट लगी है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है। अगर 12 से 18 साल के बीच हो रही है यानी कि वो जो फेस होता है एक एडोलेसेंट पीरियड होता है। मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट क्या होता है हमारे आज के टाइम में डिप्रेसिव फील करते हैं, तो अगर वो कोई एंटी डिप्रेसेंट्स का कोर्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। 18 to 35 की एज अगर लिया जाए या तो हेड इंजरी, ट्रॉमा, अल्कोहलिज्म, ये सब नॉर्मल फैक्टर्स है। और अगर आपको 35 से भी ऊपर आ रहा है तो या तो आपके ब्रेन में कोई ट्रॉमा है या फिर आपको कोई सीवियर एंटी डिप्रेसेंट्स टैबलेट लेने की आदत है या फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपको शुगर की कमी है या फिर आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था हमारा एज वाइज कैरेक्टराइजेशन। अभी तक हमने देखा एपिलेप्सी क्या होती है, कितने एज में हो रही है डिस्ट्रीब्यूट और क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका 3 स्टेप्स में आप डिवाइड कर दीजिए। पहला होगा इन्हांसमेंट ऑफ गाबा रिसेप्टर, दूसरा होगा हमारे सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाना और तीसरा हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाना। ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, आप उसी को डिटेल में लिख सकते हैं। तो इनसे क्योंकि हमारा एपिलेप्सी कब हो रहा है, जब हमारे की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे की नर्वस सिस्टम और मसल जो कि साथ साथ काम करती है, तो इसके रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है और सारे जो साइनेप्सिस जो कंटिन्यू होते हैं उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये इसका एक मेजर कारण। अब अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स आपको दिख जाएंगे, ट्रेमर्स आना, अनकॉन्शियस, बाइटिंग ऑफ द टंग, पेशेंट होश में नहीं रहना। दूसरा अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इसे पता कैसे करेंगे, तो हमारे 3 मेन टेस्ट होते हैं, ईईजी ब्रेन के लिए, सीटी ब्रेन, एमआरआई ब्रेन। इनसे आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एपिलेप्सी क्यों आ रही है और ये एपिलेप्टिक अटैक है या फिर नहीं। हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं हम उसमें वो दे सकते हैं, जैसे कि हमारे बेंजोडाइजेपिन, ट्रीटमेंट के लिए हम बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं सारे, बारबिचुरेट्स दे सकते हैं। बारबिचुरेट्स में फिनोबार्बिटॉन जो कि लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट ड्रग है, बहुत सेफ़ मानी जाती है। फेनिटॉइन दे सकते हैं, वेलोप्रेट दे सकते हैं, पर इसमें कुछ कॉन्ट्राडिकेशंस हैं, जैसे कि आप जो सोडियम वेलोप्रेट है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो नहीं रिकमेंडेड होती, क्योंकि वो क्या कर सकती है, हमारी न्यूरल डिफेक्ट्स कर सकती है बाय बर्थ चाइल्ड में, तो वो हमें नहीं करना होता है। एक चीज़ हमें जो मेजर ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन किसी ड्रग पे चल रही है पहले से, तो वो ड्रग हम एकाएक स्टॉप नहीं करेंगे एपिलेप्सी की, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उसको एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं विच कैन बी फेटल। तो लेकिन हमारी जो प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी गई है दैट इज़ लीवोट्रियासेटम, जो कि हमारी कौन सी क्लास की है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट थे ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स थे एपिलेप्सी के। तो एक हमारा आता है कि वेगस नर्व स्टिमुलेटर, उसको क्या करते हैं हम, एक मशीन होगी चेस्ट पीस पे लगा देंगे और अंदर से वो क्या करेगी, सिग्नल्स देगी, जिससे कि हमारा वेगस नर्व क्या करेगा, सिग्नल्स देगा और वो एपिलेप्सिक अटैक को कंट्रोल करेगा। तो वो एक हमारा